बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। आपके काम खुद ब खुद सीधे होना शुरू हो जाएंगे। हमने आज के प्रोग्राम की तरफ चलना है, खबरें भी हैं, आज के मेहमान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और इसके साथ साथ जी हम प्रोग्राम में जी आपकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। वो किस तरह से तरीका आपको पता है जी, नंबर हम शेयर कर देते हैं, आप पिक्चर्स भेजते हैं और हम आपके पिक्चर्स ऑन एयर करके आपकी बर्थडे को कुछ स्पेशल बनाते हैं। 11:05 पर ये सेगमेंट शामिल करेंगे। अभी जी हमने बढ़ना है सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबर क्या है? कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा। शौकत खानम चौक सिग्नल फ्री प्लान तैयार, सदर्न बाईपास पर यू टर्न्स की तजवीज़। रूसी कंपनी लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस शुरू करने पर तैयार, सरमायाकारी करने वालों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं, वज़ीर सेनेट। और पंजाब यूनिवर्सिटी हेली कॉलेज में तलबा तंजीमों का तसादुम, झगड़ा करने वाले 15 तलबा गिरफ्तार। ये हैं आज की खबरें, इनकी डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब और आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हालांकि वक्त कीमती है और कुछ लेट भी आए हैं आमिर भाई आप। नहीं, मैं तो लेट नहीं था, मैं तो सुबह 8:30 बजे आ जाता हूँ। हाँ। और लेट स्टूडियो में? अच्छा, स्टूडियो में आने तो काम कर रहे थे तो इसलिए आप तो चाय पी रहे थे। हाँ, तो चाय काम के दौरान चाय भी पी लेना कोई ऐसी बुरी बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि चाय पी के आप ज़्यादा फ्रेश होकर अच्छा काम करते हैं। तो मैं भी चाय का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो लोग जो कि महंगाई का, हमारी चाय अभी भी नहीं है। राव साहब मैंने कहा मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ चाय का, आपके लिए भी चाय मेरे साथ ही आएगी, आप बेफिक्र रहें। ब्रेक का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 10 मिनट की बात है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि महंगाई कम होने का वेट कर रहे हैं। राव साहब आप ही से आगाज कर लेते हैं, आप भी उन लोगों में शामिल होंगे। बुनियादी जरूरत आटा, ऑब्वियसली हम कौन सा कोई DHA या गुलबर्ग या किसी पोश एरिया से आते हैं, हम वो गली मोहल्लों की पैदावार और गुंजानाबादियों में वहाँ पे रहने वालों के भी अपने मसाइल हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन वो बराह रास्त इस तरह की महंगाई से हिट नहीं होते। जिनके लिए कॉफी का कप 1200 रुपए में खरीदना कोई मसला नहीं है, उनके लिए आटा के अहमियत नहीं। अब आप बहुत ही दूसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब मैं देखिए ना, आपने देखा नहीं टिम हॉर्टन्स एक ब्रांड आया और उसकी बाहर आपने कितारें नहीं देखी आपने? क्या वो गुंजानाबादियों के लोग थे? वो वही थे सारे। नहीं, हम उस कैटेगरी की बात भी नहीं करते। और वापस आते हैं इसी स्टोरी पे। 20 किलो आटे का थैला और इस पर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल अब 2700 रुपये का हो गया, यानी 2700 रुपये। और अब अगर आप 40 किलो का इसको करते हैं तो वो जो रिलीफ रमजान में दिया गया, अब उसको तकलीफ में तब्दील किया जा रहा है, ये किया जा रहा है तौर पर। तो जो अभी गंदम की फसल आई है, जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि 1,72,00,000 मेट्रिक टन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। और रिकॉर्ड पैदावार हुई है अगर, तो कम से कम उसके कुछ समरात भी तो आवाम तक पहुंचने चाहिए या नहीं पहुंचने चाहिए? अब जो प्रीवियस ईयर की गंदम थी जो कि 2300 रुपये में खरीदी गई, 2300 या 2300 से कुछ 50-100 रुपये ज़्यादा होगी, तो उस गंदम को भी कम से कम सितंबर तक जो रेट है वो 680 रुपये होना चाहिए था 20 किलो आटे का, जो 10 किलो आटे का थैला है, और 1248 या 1290 रुपये का होना चाहिए था 20 किलो का आटे का थैला, जब तक कि पुरानी गंदम का जो कोटा है जब तक वो मौजूद है। और उसकी मौजूदगी में रेट को इस तरह से बढ़ाना और एक तरफ सिर्फ मुफ्त आटा, अब तो इसको दोहरा इम्तियाज ही कहेंगे। अब और मैं क्या? आमिर भाई आपसे ये पूछना चाहूँगी, प्राइम मिनिस्टर साहब का दावा अपनी जगह, ग्राउंड रियलिटी पे जो सूरत हाल है, हर रोज़ आटा महंगा होने की बाज़गश्तगी, क्या तसादुम क्या है असल में, बीच में गैप क्या है, कौन अवाम को परेशान करना चाह रहा है? फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले परेशान करना चाह रहे हैं। अब राव साहब ने बात बिल्कुल ठीक कही। जो हमारे पास इजाफी गंदम होती है जो इस सीज़न में फ्लोर मिल्स को दी जाती है, वो हमने रमज़ान में दे दी। शबान में 25 शबान से हमने शुरू किया था उसकी पिसाई करानी और मुफ्त आटा जो है उसको तकसीम किया था। वो कोटा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब नई गंदम जो है ख़रीदी जा रही है, इस वक्त उसकी स्मगलिंग रोकी जा रही है। बहुत अच्छा इकदाम है कि गवर्नमेंट जो है
वो अपने गोदाम भर रही है इस वक्त, जिसके बाद वो कोटा इशू करेगी फ्लोर मिल्स को, यानी अभी फिर जो कि अभी नहीं कर रही पहुंचेंगे है। आवाम तक। अच्छा, फ्लोर मिल्स वाले जो हैं उनके पास जो गंदम मौजूद है, वो राव साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि 2300 रुपये में ली थी उन्होंने, और उसको उस 250 रुपये का 20 किलो का थैला बेच रहे हैं। तो उसका 2300 नुकसान जो रुपये है मन थी। वो आवाम को पहुंच रहा है। लेकिन ये आप अगर याद करें तो हर साल गंदम की कटाई जब शुरू होती है तो फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले, वासिम रजा साहब थे इनके चेयरमैन, वो हमेशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हमें गंदम नहीं दी जा रही, अगर नहीं देंगे तो ये होगा। असल मसला ये है कि गंदम की जो बाहर स्मगलिंग थी उसको रोका जा रहा है, आटे की स्मगलिंग को रोका जा रहा है, और पूरी की पूरी गंदम जो है वो इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट जो कि निगरान हुकूमत है वो चाहती है कि पंजाब के गोदामों में भर जाए एक मरतबा, और उसके बाद ये असल में एक ब्लैकमेलिंग का एक तरीकाकार होता है कि आप कीमतों को बढ़ाते हैं, लोग शोर मचाते हैं। मेरे जैसे लोग बैठ के टीवी के ऊपर अजब अजब से तबसरे करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। हकीकत यही है ना, हकीकत ये है कि 27 रुपये, मैंने तो इनकार नहीं किया इस बात से, तो मैंने ये कहा है कि ये सारे का सारा फ्लोर मिल एसोसिएशन प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, ताकि जल्द अज जल्द कोटा जो है गंदम का उनको जारी किया जाए और फिर वो उसको उसके रेट पर पीसें। पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है कि उन्होंने स्मगलिंग रोकी हुई है। कल खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने एक ख़त भी लिखा है मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं उनको, कि हमें गंदम आने दी जाए। और कल ही के दिन में एक फ़ोन मुझे आता है कि जी मेरा भाई गंदम का काम करता है और उसको रोक लिया गया है रवात के करीब उसके ट्रक को, जो कि हम भिजवा रहे थे खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, अब ये स्मगलिंग थी, आप ज़िले से ज़िला नहीं जा सकती, तो आप एक सूबे से दूसरे सूबे में कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये इस वक्त मसनूई बहरान है, ये चंद दिन का रहेगा जब गवर्नमेंट जो है वो अपने गोदाम से जो उनका पास्को के और फूड डिपार्टमेंट के गोदाम से वहाँ से गंदम निकालना शुरू करेंगे, तो मेरा ख्याल है कुछ नीचे आ जाएगा। सूरत हाल बिल्कुल आइडियल नहीं है, मतलब जिस तरह से बड़े आराम से अमित भाई राव साहब मुझे दूसरी खबर भी ऐड करने दें, क्योंकि अब रीजन आपने आटे की तो बता दी, गंदम की क्या सूरत हाल है। अब 120 रुपए चीनी मेयारी जिसे कह रहे हैं, चावल 410 रुपए किलो, और इसके साथ साथ दूध भी महंगा हो गया, दही भी महंगी हो गई। अब ये यहाँ रीजन बता दें, यहाँ पे कौन फायदा उठा रहा है? देखिए ये तो हर चीज़, जब आप जो बुनियादी जो फ़र्क है ना वो यही आता है कि जो जब भी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका इम्पेक्ट हर चीज़ पर आता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली मैटर करती है सारे मामलात में, ख्वा आटा हो या चीनी हो या चावल, आने तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हैं। तो जब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है तो फिर इम्पेक्ट इसकी तरफ आता है, तेल भी आ रहा है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो चीनी और चावल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, देखिए इसकी जो चावल की स्पोर्ट प्राइस है उसका तो मुझे खैर इल्म नहीं है, लेकिन चीनी के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा चैमगोइयाँ, और इसमें तो बहुत बड़ी तादाद में सट्टाबाज भी शामिल होते हैं। चीनी की मसनूई किल्लत, जिस तरह से आटे की मसनूई सट्टेबाजी का आप और बारहा हम लोग पॉइंट आउट कर चुके हैं चीजें। एग्जैक्टली, हाथ तो, यहाँ तक क्यों नहीं किसी के पहुंचते? बस हाथ कैसे पहुंचेंगे? अब क्या शेर है, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। तो इस तरह की सूरत हाल है, हर एक ने दस्ताने पहने हुए हैं, और जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ उनकी बेहतरीन लाइजन बन जाता है। और आई डोंट नो कि क्यों नहीं किया जाता। पॉइंट आउट जरूर होता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप कभी पकड़ा जाता है किसी का, ये सट्टाबाज जो चीनी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मसनूई किल्लत पैदा की जाती है। किल्लत तो तब हो ना कि एक चीज़ मार्केट में मौजूद नहीं है, ऐसे ही तो किल्लत हो तो आमिर भाई समझ आती है बात। लेकिन ये क्या बात हुई कि किल्लत है, मार्केट में चीनी नहीं है, लेकिन आप किसी डीलर से बात करें तो वो आपको 2 बिलियन की चीनी अगले दिन डिलीवर करने को तैयार है। हाँ। आप अंदाजा लगाएं। ये मैंने इस पे थोड़ा काम किया हुआ है, और इसको पूरा एक मैकेनिज्म के तहत कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इसमें हमेशा की तरह जो हम फ्लोर मिल्स एसोसिएशन या शुगर मिल्स एसोसिएशन डिस्कशन में ये रहते हैं, लेकिन जो आगे इनका जो कार्टल्स हैं, इससे आगे जो इनसे खरीदारी करके अभी चिकन की प्राइस चल रही थी, अंडों की कीमतें चल रही थी, 600 रुपये किलो आप अंदाजा लगाएं, और बाकी सारी चीज़ें भी इसी तरह बढ़ती चली जा रही हैं। तो महंगाई को जो कंट्रोल अगर आपने करना है तो एक तो आपकी रेट ऑफ द स्टेट जो है वो किसी जगह पर नज़र नहीं आ रही होती, डिफरेंट रेट्स हैं हर जगह पर, और कोई पूछने वाला है कोई नहीं। मुझे खबर वाइंड अप करनी है। आवाम का मसला जूं का तूं रहेगा, आवाम कब तक इस परेशानी में मुब्तला रहेगी?
कोई तजवीज़ और कोई डेडलाइन है कि यहाँ तक आवाम की परेशानी ख़त्म हो जाएगी? मैं तो समझता हूँ कि जो हमारे डीसी और कमिश्नर्स हैं इनको निकलना पड़ेगा। ये मशीनरी, रियासती मशीनरी यही खुद कहलाती है, निकलना पड़ेगा। ये निकलें, और अगर पैसा जाता है तो इन्हीं तक जाता है। वो उसको आप किसी ज़िले के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक महदूद ना करें। तजवीज़ है और पूरे डेडलाइन दी गई है। इनको टास्क दिया जाए कि हमें ये चीनी मार्केट में इस रेट पर चाहिए, अगले दिन ना हो। ये राव साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है कि 2 बिलियन की भी चीनी लेना चाहे 2 अरब रुपए की, तो एक डीलर लाहौर का एक डीलर दे सकता है, तो इसका मतलब उसके पास चीनी पड़ी है। कहाँ पड़ी है, ये कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर को पता होना चाहिए। इन्हीं को ये टास्क देना चाहिए और इन्हीं के जरिए मार्केट में चीज़ों की जो कमी है इसको पूरा किया जाना चाहिए। ये अभी तक टास्क दिया नहीं गया है। वो कमिश्नर साहब तो हर दूसरे तीसरे रोज़ जो हैं वो एक ही वो गुलबर्ग वाला अंडरपास मुआयना करने चले जाते हैं, उनके अलावा उनको मैंने तो नहीं देखा कहीं काम होता है। गुजारिश, अच्छा, लाहौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे बताएं। समनाबाद वाला प्रोजेक्ट बन गया नहीं, मुल्तान रोड वाला जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आप आ रहे ना, कमिश्नर ने वहाँ का विजिट किया नहीं, वहाँ रोड बैठ गई। और उसके ऊपर जब हमने यहाँ से खबर चलाई तो उसके ऊपर क्या किया गया, 2 ट्राली मलबा मंगवाया गया और उसके ऊपर डाल के रोड बंद कर वो भी बैठ गया। ऐसे ही है। अच्छा जी, हमने आने हैं ये तरक्याती मंसूबे जो चल रहे हैं, राव साहब रिवाइंड वन लाइनर एक ऐड इसमें कर लें कि जब तक हुक्मरान अशराफिया और आपकी जो ब्यूरोक्रेसी, जब तक ये इन मसाइल को अपने मसाइल नहीं समझेंगे ना, तब तक सोल्यूशन नहीं होने वाला। इनको किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। साथ में आमिर भाई ने भी अच्छी सजेशन दी है कि ये टास्क अब एसी साहिबान का नहीं है, क्योंकि वो एसी वाले कमरों तक ही महदूद रहें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कमिश्नर और डीसी साहिबा को बाहर निकलना है और आवाम की इस मुश्किल को हल करना है, यही तजवीज़ है और यही डेडलाइन है। ये हो गया तो समझ लें आवाम की मुश्किल कम हो जाएगी। अगर ना हुआ तो हालात झूम के तू रहेंगे, महंगाई भी बढ़ती चली जाएगी और आवाम माफिया के रहमो करम पर रहेंगे। शहर के तरक्याती मनसूबों की तरफ बात करेंगे हम, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हम आ रहे हैं जी अपनी अब अगली खबर की तरफ, जो कि डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी है जी। सदरन बाईपास पर यू टर्न्स की तजवीज़ है। शौकत खानम चौक सिग्नल फ्री प्लान को तैयार कर लिया गया है। अच्छी चीज़ है। ट्रैफिक का मसला इससे कितना हल होगा, लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगी जो अब मंसूबे चल रहे हैं पहले वो पाया तकमील तक पहुँचने चाहिए। आमिर भाई नहीं, बड़ा अच्छा। ये तो जब बन रहा था उस वक्त भी हम ये शोर में चाह रहे थे। मैं आपको बताऊँ, मियाँ आमिर साहब थे लाहौर के मेयर, और पंजाब यूनिवर्सिटी से इकबाल टाउन में दाखिल होने वाला जो चौक है वादर रोड को जो क्रॉस करता है, वो रीडिज़ाइन हो रहा था। तो उस वक्त मैं अखबार में काम करता था, तो मैंने अखबार में पूरा एक कॉलम लिखा था कि मियाँ साहब होश करें, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ जगह लेकर तो ये एक यू टर्न बन सकता है और ये इशारा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। लेकिन वो इशारा वहीं का वहीं रहा। उनके जहन में ये बात नहीं आई कि इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं तो आप इसको यू टर्न्स बनाएं, प्रोटेक्टेड यू टर्न्स, और उस पर ले जाएं। इससे आगे आ जाए क्रीम ब्लॉक वाला इशारा आता है। ये रोड बिल्कुल नया बना, पंजाब यूनिवर्सिटी से इतनी जगह हासिल की गई, अगर लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी जगह और हासिल करते तो ये क्रीम ब्लॉक वाला इशारा भी खत्म हो सकता था। अच्छा। और उसको एक प्रोटेक्टेड यू टर्न जो है, जो यहाँ से जो नई रोड है जो क्रीम ब्लॉक में दाखिल होती है, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़नी थी। अंडरपास और फ्लाईओवर बनाने की जरूरत नहीं पड़नी थी। इतनी जगह मौजूद थी पंजाब यूनिवर्सिटी के पास, पूरा रोड आपने वहां से निकाला, एक प्रोटेक्टेड यू टर्न निकालते, आपकी वादर रोड सीधी हो जाती और आप जिसने क्रीम ब्लॉक जाना है वो जरा सा लेफ्ट होके यू टर्न लेता और वापस क्रीम ब्लॉक की तरफ चला जाता। आसान हाल था। बिल्कुल। खबर की तरफ दोबारा आते हैं। शौकत खानम चौक सिग्नल फ्री प्लान जो है वो तैयार किया गया है। राव साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर शुरू किया गया था 2016-17 में और इसको 17 में बाकायदा इसकी एग्जीक्यूशन का अमल शुरू हुआ और उसके बाद 18 में ये तकरीबन कंप्लीट था, लेकिन फिर तब्दीली आई और तब्दीली ने जहां बाकी हर चीज़ को बुरी तरह से मुतासिर किया, वहीं शौकत खानम जो कि शौकत खानम चौक और शौकत खानम फ्लाईओवर जो कि इमरान खान की वालदा के नाम से पुकारा जा रहा है, अभी जो पब्लिश हुआ है ये देख लें, अगर शौकत खानम फ्लाईओवर के नाम से अभी भी हुआ। और मुझे तो खदशा था अगर इसका नाम नवाज शरीफ फ्लाईओवर होता तो फिर तो शायद ये कभी भी ना बनता। ये तकरीबन मुकम्मल था और इसको शुरू करने में, इसको ऑपरेशनल करने में उस वक्त मुझे याद है मियां महमूद रशीद साहब थे सूबाई वज़ीर, और इसको ऑपरेशनल करने में आप अंदाज़ा लगाएं कुछ साल 1.5 साल लगा दिया गया खाम खाई, और चंद पैसे मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूज़ नहीं थे जो कि कॉन्ट्रैक्टर के रोके गए, वो रोक कर उसके बाद फिर
जो बना हुआ था तकरीबन 90% तक बना हुआ था, उसको ऑपरेशनल करने में, फिनिशिंग के काम पर ही जब साल 1.5 साल आप लगा देंगे तो प्रोटेक्टेड यू टर्न्स की बात तो बड़ी पीछे रह जाएगी। ये उसी वक्त इस प्लान का हिस्सा था, क्योंकि आप अगर वहाँ पर सफ़र करें तो आपको बहुत ज़्यादा जो मेन बुलेवार्ड है जोड़ टाउन का, वहाँ से फिर शौकत खानम चौक और आगे ख़ियाबान फरदोसी जो रायवंड को मिलाता है, और फिर हंड्रेड्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं जिनको ये रास्ते, ये ख़ियाबान जिना, ये जो सोसाइटीज़ को ये रास्ते निकलते हैं। ये नए रास्ते जब बनाए गए थे तो इसीलिए बनाए गए थे कि क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, उसी के तनाजुर में, और जो स्टेट ऑफ द आर्ट था सीवरेज का निज़ाम भी वहाँ पर इसीलिए डाला गया ताकि ये मुस्तकबिल की ज़रूरत के मुताबिक इस रोड को इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन खाक इस्तेमाल होना है, सिर्फ ऑपरेशन करने में ही इतनी सुस्त रवि दिखाएगी, और फिर वो कुफर टूटा खुदा खुदा करके बस जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे या जो LDAs की एग्जीक्यूशन एजेंसी थी, तो उन्होंने यही इसी पर इत्तफाक किया कि इसी को मुकम्मल कर लें, आगे नहीं चलते। अब बहरहाल दोबारा से ये प्रोटेक्टेड यू टर्न का प्रोग्राम शुरू किया है, यानी ये वो काम है जो आज से 5 साल पहले सिर्फ 25% पैसे जो अब अगर पैसे लगेंगे उसका 25% लगता तो ये उस वक्त मुकम्मल हो जाता, और ये लोगों को रिलीफ दे रहा होता। जो ट्रैफिक कंजेशन बड़ी है फ्लाईओवर के बावजूद, फ्लाईओवर तो इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पर ट्रैफिक की कंजेशन को ख़त्म किया जाए, लेकिन वो तो मसला हल नहीं हुआ क्योंकि आगे और पीछे फिर ट्रैफिक सारी। अच्छा किया आपने बता दिया राव साहब, सॉरी कि ये ट्रैफिक के लिए बनाया, मैं समझता रहा हूँ नशइयों के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि उसके प्रोटेक्टेड नशई जो है नहीं, उसी पुल के नीचे शौकत खानम वाले चौक में वो नशई जो हैं वो प्रोटेक्टेड है बिल्कुल, और उस पुल के नीचे उनको आजादाना नशा इस्तेमाल करने की इजाजत है। सॉरी, फिर आप बात कंटिन्यू करें। आमिर भाई ना बात कहीं से कहीं लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा जी चलिए, ये तो तजवीज़ पेश की गई, अच्छी है। राव साहब मैं उसी तरफ आ रही हूँ, मुझे ऐड कर लेने दें। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क, ये खबरें शेयर करने का मकसद ये होता है कि वो आवाम जो कि अभी ट्रैफिक मसाइल का शिकार है तो उनको बता दें कि ये डेडलाइन है। सो ये मंसूबा 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है। और समनाबाद की तरफ आ जाएं जी, यहाँ पर काम जो है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अब बताइए कि क्यों यहाँ पर काम रुका हुआ है? समनाबाद अंडरपास और आपका जो CBD का कलमा चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट था, ये दोनों इकट्ठे काम कर रही थी। अब अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, CBD का पैसा। वही तो मैं कह रही हूं ना, इसको आप कहां कंपैरिजन कर रहे हैं? CBD भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है, इस तरह इम्तियाजी सलूक ना करें। बात यह है कि आप जब कॉन्ट्रैक्टर को चूज करते हैं ना, तो खुदा के लिए यहाँ कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वहां किसने काम किया? आप देखिए कि हमारी जो कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी हो गई हुई है कि अगर आप उनको कहें कि हमें ये हदफ मुकर्रर करना है तो वो करके आपको दिखाएं, लेकिन उनको उसमें आपको भी उसका साथ देना। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन कंपनी ही थर्ड क्लास चूज करेंगे या उसको ओबलाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो फिर उसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। उसकी शौहरत क्या है? और मैं अब देखिए, ये वो 55% तक अभी सिर्फ काम हुआ, 45% बाकी है, और चूंकि खाकसार का वहां से दिन रात का गुजर होता है, और उस धूल मट्टी में रोजाना जो है वो हमें भुगतनी पड़ती है। राव साहब वैसे आपस की बात आप गुजरते हैं, राव साहब रहते हैं मुल्तान रोड के ऊपर ना, सॉरी राव साहब, समनाबाद वाली की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर भी प्रोटेक्टेड यू टर्न बन सकता है जिस तरह से आपने यतीम खाना चौक में बनाया, बन सकता है। अब वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक नहीं ना होती, नहीं होती। ये सिर्फ मियाँ असलम इकबाल साहब की कि मैं कोई काम करके दिखाऊं, उन्होंने ये अंडरपास वाला काम शुरू करा दिया। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड यू टर्न बन जाता। आमिर भाई इस बात से आप निकल चले, शुरू कर लिया प्रोजेक्ट, चले ये भी ठीक है, वो तो शुरू हो गया, लेकिन खुदा के लिए वो साबिक जो चीफ इंजीनियर 2 थे मदर हुसैन साहब, पता नहीं वो क्या किस वजह से उनको रखा गया। अब ये हैंडओवर हुआ है इसरार सईद साहब को। मुझे उम्मीद है कि इसरार साहब चूँकि डूअर भी हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स उनके क्रेडिट पर हैं जो उन्होंने मुकम्मल किए। अब अल्लाह करे कि इस कॉन्ट्रैक्टर के कान में उनकी जो सरगोशी वो काम कर जाए। 3-4 मरतबा चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब वहाँ पर जा चुके हैं, उसके अलावा कमिश्नर लाहौर दर्जनों मरतबा जा चुके हैं, लेकिन काम की रफ्तार है कि आगे बढ़ नहीं रही। वो क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते वक्त जिस तरह से ओबलाइज आपने किया और चवल मारी, और ये उस वक्त आप उस वक्त ना, बेहतर ये है कि आइंदा से जो भी प्रोजेक्ट करें तो पाँच कंपनीज की जो ABC ग्रेडिंग कर लें, ताकि
किसी को ओबलाइज करना है तो शहर के बाहर वाले सी वाले को दे दें और थोड़े से कम अंदर वाले जो है वो बी को, और जो बिल्कुल शहर के अंदर प्रोजेक्ट है वो ए क्लास कंपनी को दें, खुदा का नाम लें। हमने पहले बहुत भुगता है और फिर वहाँ पर हर रोज कुछ ना कुछ नया वहाँ पे हो जा रहा है और पता चल रहा है कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। ये जो इन्होंने पहले तो सितंबर की डेडलाइन दी, फिर अप्रैल में मुकम्मल होना था, अप्रैल भी गुजर गया, डेडलाइन चीफ मिनिस्टर की गुजर गई, उनको कोई परवाह नहीं है। 45% काम बाकी है, मेरा ख्याल है ये अगले 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। ये जब तक पंजाब के इलेक्शन होंगे तब तक हो जाएगा। ऐसा परेशान कर रहे हैं आप लोगों को। खैर हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे और कारोबार बंद है लोगों का सीरियसली। कहे तो हम यही रहे जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है रूसी कंपनी लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस शुरू करने पर तैयार है। खुशाइंद है, मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका भी है लाहौरियों के लिए भी, और जो सफरी सहूलियात जिनका हम हमेशा से जिक्र करते हैं। राव साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले क्रीम फिर उबर, पहले उबर फिर क्रीम और उसके बाद वो सामल के नाम से एक सर्विस शुरू हुई थी, फिर बाइकिया। यकीनन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी इस हवाले से और बिला झिझक लोग, बल्कि ऑटो रिक्शों की बजाय लोग गाड़ियों पर सफ़र करना शुरू हुए थे। लेकिन फिर फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से अब ये इसमें रिडक्शन हुई है, काफ़ी हद तक हुई है और बिल्कुल ये खुशाइंद है, ज़रूरत है शहर की। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं, अगर जो प्रायोरिटी हुकूमतों की रही है माजी में, वो हमने देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो अगर आप कहीं पर जाना चाहें तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगी, आपको किसी न किसी तरह से फिर कहीं से ऑरेंज लाइन या मेट्रो के अलावा आपने अगर जाना है तो फिर भी आपको ऑटो की, हालांकि इसके जो इनके जो फीडर रूट्स बनने थे वो होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि लाहौर शहर में 1200 बसेस की ज़रूरत है। अगर ये तमाम रूट्स इसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही मानों में अगर आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है तो फिर आपको 1200 बसेस चाहिए। ये मैं 2017 के फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आज की ज़रूरत के मुताबिक तो ऑब्वियसली और ज़्यादा बढ़े। तो ऐसी सूरत में इसमें स्कोप भी है, इसमें बिजनेस भी बढ़ेगा और यकीनन जो आएगा वो अब क्या फार्मूला लेके आता है। अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया राइड लेना और उसमें ऐप्स के ज़रिए चल रहा है, ज़्यादा ऐप से भी इनकम है और फिर उससे भी। तो इसमें जो ऐप है वो किसी और की होगी, गाड़ी किसी और की होगी और ऑब्वियसली उसको झूलेगा कोई और। तो फिर ऐसी सूरत हाल में ना सिर्फ बिजनेस बढ़ेगा बल्कि लोगों को एक सहूलत मिलेगी, यकीनन मिलनी चाहिए। लेकिन ये सहूलत अपनी जगह पर सरकारी सतह पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत है उसको पूरा तमाम रूट्स आज भी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो हैं वो खाली हैं। इसलिए हम ये प्रोग्राम की वजाहत से अगर ये टैक्सी सर्विस शुरू होने जा रही है, इनको हम ये बता दें कि स्कोप बड़ा है, अगर आप आएंगे तो आपको यकीनन अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। सही, आमिर भाई। नहीं अच्छा है, मैं तो खुश हूँ। रशियन टैक्सियाँ बड़ी मशहूर हैं जी और मिडल ईस्ट में भी हमने देखी भी हैं और अब पाकिस्तान में भी आ जाएंगी और क्या बात है इन टैक्सियों की। 7 लाख ड्राइवर्स हैं इस कंपनी के, जेंको कंपनी का नाम है। 7 लाख ड्राइवर्स हैं जो कि पूरा ईस्टर्न यूरोप, आपकी तमाम रशियन स्टेट्स और उसके बाद मिडल ईस्ट में ऑपरेटिव हैं और काम कर रही हैं और यूरोप में भी काम करती हैं। बड़ी कंपनी है और इस बड़ी कंपनी का पाकिस्तान में आना खुशाइंद है। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, पूरे रशिया के अंदर आज जो लिक्विड फ्यूल वाली, जो पेट्रोल और डीजल वाली टैक्सियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। यही जेंको कंपनी है जो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल टैक्सीज चला रही है। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में लाना ही चाहते हैं एहसन तनीर साहब, तो आप इनसे मुआहदा करें कि ये तमाम की तमाम टैक्सीज जो हैं ये इलेक्ट्रिक आएंगी, क्योंकि आपके पास रशियन ऑयल आ रहा है। आपके पास अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब है आपके पास फर्नेस ऑयल भी रशियन आ रहा है जो कि सस्ता होएगा और आपकी बिजली भी उसी हिसाब से सस्ती होनी चाहिए। फिर ये कंपनीज जो हैं ये जब आती हैं तो फिर अपना अगर साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके आए, टेक्नोलॉजी को लेके आए, तो अगर ये इलेक्ट्रिक टैक्सीज चला सकती है रशिया के अंदर, तो वहाँ से वो पेट्रोल गाड़ियाँ उठा के हमारे पास ला रही है। तो इस पर हमें ज़रा सी वर्किंग करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बड़ा अच्छा है, बैरूनी सरमायाकार जितने भी आएँ हमें खुशी है। रशिया तो हमारा किसी ज़माने में बड़ा दोस्त बनना चाह रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, जब स्टील मिल लगाई थी इन्होंने और इन्होंने रिफाइनरी लगाई थी अटक के अंदर। उस वक्त यही था कि ट्रेन के रास्ते आयल आएगा और वहाँ पे साफ़ होएगा और बाकी मुल्क में जाएगा। तो ये एक तरह का एक अलग से हमारा एक रूट बन जाना था।
बहुत अच्छी बात है अगर आज चाइना और रशिया एक हो रहे हैं और उसमें रशियन कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं और एसएम तनवीर साहब उसको पंजाब में लेके आएंगे तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदा। मैं तो रशियन टैक्सीज का वैसे बड़ा दीवाना हूँ। चलें जी, ये तो एक अच्छी बात है, खुश आइंद है। अच्छा जी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है, एक कमेंट चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी हाली कॉलेज में तलबा तंजीमों का तसादुम, 15 तलबा गिरफ्तार। तालीमी इदारा और आपकी पूरी दुनिया में एक पहचान रखने वाली यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सिलसिला किस तरह से थमेगा? एक कमेंट आप हॉस्टल्स जो हैं उनकी आप जियोमेट्रिक और बायोमेट्रिक जो भी करना है ना वो हॉस्टल्स में करें। क्यों रहायशी हैं वहाँ बाहर के लोग आज भी, वो हेले कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कोई भी है, उसके तमाम हॉस्टल्स की अगर आप छानबीन कर लें आपको क्रिमिनल्स भी मिल जाएंगे, आपको ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी मिल जाएंगे, आपको ये डकैत भी मिल जाएंगे, मोबाइल फ़ोन चुराने वाले भी मिल जाएंगे। ये काम करें। हॉस्टल्स में इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है उसकी बड़ी अशद ज़रूरत है तमाम हॉस्टल्स में। और बिला तफरीक जो तालिब इल्म है वो रहे, उसका हक है, लेकिन जो प्राइवेट लोग जिस तरह से पॉइंट आउट भी किया आमिर साहब ने, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन जब तक आप नहीं करेंगे इस तरह की शिकायत आती रहेंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जमीयत और या MSF या PSF या ISF ये बुनियादी तौर पर नर्सरियां हैं, सियासत की नर्सरियां हैं, और इन नर्सरियों को इन्हीं गुंडा अनासर की वजह से ख़राब किया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी तो खैर आए रोज़ मैदान जंग बना होता है। ये तो पंजाब कौंसिल है कोई। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो जमयत का अदम बर्दाश्त का जो रवैया है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसका जो चूँकि जमात इस्लामी का ज़ेली विंग ही इसको कहा जाता है, हालांकि वो कहते हैं कि नहीं हम जमात इस्लामी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसी का ज़ेली विंग कैसे कह सकते हैं लियाकत बलोच, अच्छा, बहुत सारे लोग और सारे लोग जमयत से बहुत आपकी जो कौमी लीडरशिप है वो आई है। तो इसमें जमयत सराजुल हक साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक ही जमहूरी पार्टी है जो जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी को इस तरह से उसका एक विंग जो है वो आए रोज़ माहौल को ख़राब करे, तो ये मेरे ख्याल से उनको भी बीच में कोई इंटरफेरेंस करने की जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वाकई ज़रूरत है, ताकि वो जो तलबा जो कि हिस्सा ही नहीं यूनिवर्सिटी का उनको बाहर निकालना चाहिए ताकि ये मामला जो है बेहतर हों। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आपकी बर्थडे विश करने वाले हैं, जिनकी आज बर्थडे है और जिनकी कल बर्थडे है, हमें पिक्चर्स भिजवा देंगे, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। हफीज़ साजिद की बर्थडे है, नईम की बर्थडे है, रिजवान गनी की बर्थडे है, उमैर की बर्थडे है, और आयत फातिमा की बर्थडे है, और मोहम्मद आज़ान की भी आज बर्थडे है। आप लोगों को सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। आप लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। एक और लिस्ट हमारे पास है, वो भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जी हमने आपको बतानी है आज के मौसम की सूरत हाल टुडेज वेदर में। अच्छा जी, गर्मी शहर में बढ़ती चली जा रही है, अब आगे मौसम शदीद गर्म होने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहें। और बताया जा रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर शहर का कितना होना है वो ज़रूर हम आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपने गर्मी में जी डिहाइड्रेशन के मसाइल से बचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पानी का इस्तेमाल और साफ़ पानी का इस्तेमाल करना है। आप चलते हैं जी कोमल की तरफ, बाहर के मौसम के बारे में बताएंगी। कोमल बताइए आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर में यूँ तो गर्मी का आगाज़ हो चुका है और आज अच्छी खासी गर्मी भी महसूस की जा रही है। सुबह के औकात में ही हमने देखा था कि सूरज ने चारों तरफ अपनी हरारत बिखेरना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे थे। लेकिन अगर यही शहरी मुख्तलिफ पार्कों का रुख करें, जैसे कि इस वक्त मैं आइडियल पार्क में मौजूद हूँ, और बाहर तो मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज दिन जो है वो बहुत मुश्किल से गुजरेगा। लेकिन जो ही पार्क के अंदर एंटर हुई तो अच्छी खासी जो है वो एक ताज़गी का एहसास हो रहा था, हवाएँ यहाँ पर ठंडी महसूस हो रही थी। वैसे भी कहा जाता है कि हरियाली जहाँ पर हो वहाँ पर टेम्परेचर आम जगह से जो है वो कम महसूस किया जाता है, और आज जो है वो इस बात का एहसास भी हो गया कि यकीनन ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो है वो ठंडक और राहत का समा पेश कर रही हैं। और टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज मौसम थोड़ा सा गर्म रहेगा और सूरज की तलखियाँ जो है वो शहरियों को बर्दाश्त भी
करना पड़ेंगी। तो ऐसे मौसम में जो है वो शहरी ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ठंडे मशरूबात को पिएँ। ठंडे मशरूबात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बर्फ़ डाल के पिए, बल्कि ठंडे मशरूबात का मकसद ये है जिनकी तासीर ठंडी हो। तो इस तरह के मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इसी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि शहर लाहौर का मौसम अब आने वाले दिनों में मज़ीद गर्म भी होगा और बारिशों से मुतल्लिक भी ना कोई पेशगोई नहीं की जा रही। और जहां हम बात करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह में भी आज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस वक्त AQI जो है वो तकरीबन 175 तक जा पहुंचा है। तो लिहाजा शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है और सूरज की तलखियाँ मज़ीद तेज़ होने के हवाले से भी इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर कर दिए गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कोमल ने हमें मौसम के बारे में बताया। अब आ जाते हैं एक बार फिर से बर्थडे लिस्ट की तरफ। जहां पर आप सब लोगों की बर्थडे है वहीं पे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की हमारी 24 न्यूज़ चैनल पे आप उनको खबरें पढ़ते देते हैं। सदफ शौकत बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी हमारी न्यूज़ एंकर हैं सदफ, जिनकी आज बर्थडे है। सदफ, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ओपन मार्केट के रेट बताने के लिए हम चलेंगे रूमेल की तरफ। ओवर टू यू जी। मुतादिद सब्जियों की कीमतों में आज 25 रुपये तक फ़ी किलो कमी, जबकि कई सब्जियों की कीमतों में 20 रुपये तक जो इजाफा है वो देखने में आया है। सरकारी नुर्खनामे पर जो अमल दरामद है वो बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है इंतज़ामिया के लिए और इंतज़ामी अदम तवज्जो के बायस से शहर भर में सब्जियों की जो फ़रोख्त है वो सरकारी नुर्खनामे पर शहरियों को दस्तयाब नहीं है। ज़ायद नुरखों में जो सब्जियों की फ़रोख्त है उस पर जो शहरी हैं वो हुकूमत और इंतज़ामिया से शिकवे कर रहे हैं। कीमत की अगर बात करें तो जो दर्जा अव्वल आलू है उसकी आज कीमत सरकारी 65 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि शहर भर में दर्जा अव्वल आलू 80 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दर्जा दोम आलू की जो सरकारी कीमत है वो 60 रुपये किलो मुकर्रर है, जबकि ये 70 से 80 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की अगर बात करें तो प्याज दर्जा अव्वल की आज कीमत 55 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि दर्जा अव्वल का जो प्याज है वो शहरियों को बाज़ार में 80 रुपये किलो तक दस्तयाब है। दर्जा दोम प्याज जो है वो 48 रुपये इसकी कीमत मुकर्रर है, जबकि ये भी ज़ायद नुरखों में फ़रोख्त हो रहा है और 60 से 70 रुपये के दरमियान जो है वो इसकी फ़रोख्त जारी है। टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर का जो सरकारी नुर्ख है आज 38 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि दर्जा अव्वल टमाटर 38 रुपये की बजाय 50 रुपये से 60 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। दर्जा दोम जो टमाटर है वो 33 रुपये की बजाय 40 से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियों में अगर बात करें लहसन की तो लहसन देसी का जो सरकारी नुर्ख है वो 195 रुपये है, जबकि इसकी फ़रोख्त 250 रुपये तक की जा रही है। इसी तरह जो चाइना का जो लहसन है उसकी जो फ़रोख्त है सरकारी नुर्खनामे के मुताबिक 330 है, जबकि बाज़ार में इसकी फ़रोख्त 350 से 400 रुपये किलो के दरमियान की जारी है। अदरक की जो कीमत है वो रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा जो है वो जारी है। 720 रुपये आज उसका सरकारी नुर्ख निकाला गया है, जबकि अदरक की शहर भर में जो फ़रोख्त है वो 800 रुपये तक की जारी है। दीगर सब्जियों की अगर बात करें तो मेथी का आज सरकारी नुर्ख 145 है, जबकि इसकी फ़रोख्त 160 से 170 रुपये में की जा रही है। बैंगन 60 रुपये है की बजाय 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी 30 की बजाय 40 रुपये, फूल गोभी 60 की बजाय 80 रुपये, शिमला मिर्च जो है वो 40 की बजाय 60 रुपये। इसी तरह दीगर तमाम जो सब्जियां हैं वो मुकर्रर करदा सरकारी नुर्ख में शहरियों को दस्तयाब नहीं हैं। इंतज़ामिया जो है वो सरकारी नुर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। चैलेंज बन चुका है इंतज़ामिया के लिए सरकारी नुर्खनामे पर अमल दरामद करवाना। सब्जियों की कीमतों में कमी के बावजूद जो शहरी हैं वो कम कीमत में सब्जियाँ नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि जो सरकारी नुर्खनामा है उस पर जो शहरी सब्जियां उनको दस्तयाब नहीं है, जिस पर शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उन्हें फाल किया जाए और सरकारी नुर्खनामे के मुताबिक सब्जियों की जो फ़रोख्त है वो शहर भर में यकीनी बनाई जाए। जी ठीक है जी, हमने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी महंगाई को जब डिस्कस किया तो यही कहा था कि जी अब शहरियों का मुतालबा ये है कि जो मार्केट सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जाए और उसके लिए एसी साहिबान जो हैं उनके अलावा अब कमिश्नर और डीसी साहिबा को मैदान अमल में आना है। हमने आपको सब्जियों की कीमतें तो बता दी हैं। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, हमारे यहाँ टैलेंट की तो कमी नहीं है और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त काम हम देख रहे हैं, लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं। लेकिन आज के हमारे मेहमान जो कॉम्बिनेशन है
मुझे वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं डॉक्टर्स बड़ी सीरियस पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। डॉक्टर के साथ साथ आप कॉमेडी भी कर रहे हैं और इतनी अच्छी वीडियोस बना के लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। सो आज के हमारे मेहमान जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाह रही हूँ जी, डॉक अली हैं। डॉक्टर इश्तियाक बाय प्रोफेशन बेसिकली ही इज़ ए डॉक्टर, इन्फ्लुएंसर भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, कंटेंट राइटर भी हैं और अपनी इस कॉमेडी की वजह से बहुत सारे लोगों के दिलों को लुभा भी रहे हैं। वीडियोस के बारे में अगर हम देखें, ये मजाकिया वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं। आए दिन इनकी कोई ना कोई वीडियो भी हम वायरल देखते हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। असल में ये कुछ अपनी स्टोरीज़ अपने ही अंदाज में बताते हैं। सो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। डॉक अली को हम वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैंने कहा कि हैरान कौन, वैसे तो सोशल मीडिया में मैं बड़े लोगों को देख रही हूँ, टिकटॉक्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ ये कॉमेडी वीडियो बनाना, ये कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे आप इस तरफ आए? देखिए, एक डॉक्टर होना इज़ अ ट्रेजेडी। अच्छा, तो ट्रेजेडी से ही कॉमेडी आती है। हाँ, सही। जब आपने इतने गम देखे हो ज़िंदगी के तो आपको एहसास होता है यार अब मुझे खुशियाँ देखनी है, हाँ। तो वो खुद ही खुशियाँ क्रिएट करते हैं। सही। तो यहाँ से बैक इन द कॉलेज डेज इट ऑल स्टार्टेड। मैंने तब ड्रामा में भी काम किया, मैंने तब कमर्शियल्स में भी काम किया, मगर फिर मेडिसिन ने इजाज़त नहीं दी, फिर अपना पेज बना लिया। तो अब टाइम भी है, आप काम भी कर सकते हो साथ साथ सोशल मीडिया पे। यानी आपके अंदर एक्टिंग वाला कीड़ा तो शुरू से ही था। बिल्कुल। सो आप एक्टिंग करना चाहते थे, फिर आपने उसको अपने तौर पर भी शुरू किया। बिल्कुल। सो कॉमेडी आपका बेस्ट पार्ट है, तो कैसे क्रिएट करते हैं कंटेंट, क्या सोचते हैं, किस तरह से वीडियो बनाने से पहले काम करते हैं? देखिए, आपने सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव होता है हर चीज़ को देखने के लिए। एक सीरियस पर्सपेक्टिव होता है हर चीज़ का, एक दूसरा पर्सपेक्टिव होता है। लेट्स से आपका एग्जाम फेल हो गया, एक दुख की बात है, हाँ। यार एग्जाम फेल हो गया, एक साथ साथ हंसी की बात भी, यार इतनी तैयारी की एग्जाम फेल हो गया, शायद किस्मत में लिखा था। तो आप जब ये दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखते हैं, हाँ। फिर आपको उसमें कॉमेडी एलिमेंट नजर आने लगता है। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से देखते हुए अपनी स्टोरीज उस एंगल से सुनाता हूँ। हाँ, और आप देखें आजकल वैसे इतनी फ्रस्ट्रेशन है, लोग परेशान इतने, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ ये ज़रूरी है वहीं आपके लिए चैलेंजिंग भी हो जाता है हर रोज़ एक ऐसी वीडियो बनाना, या जब कभी भी जितने भी गैप के साथ आप बना रहे हैं, कुछ ऐसा ज़रूर उसमें होना चाहिए कि अट्रैक्शन भी रहे और वो मज़ाह वाला उसमें एलिमेंट भी रहे कि लोग उससे जुड़े रहें। देखिए, इसमें चैलेंज ये होता है, यू डू नॉट हैव टू बी फनी। हाँ। आपने पुश नहीं करना अपने आप को फनी होने के लिए, यू जस्ट हैव टू बी ऑर्गेनिक, नेचुरल, जिस तरह के आप हो। अच्छा। अगर आप सोचोगे ना मैंने लोगों को ऐसे हंसाना, लोग नहीं हंसते। हाँ। आपने बस रहना है जिस तरह आप हो। तो हम गैप आए ना है, वी ट्राई कि जो वीडियो आए वैसी आए, जो हमारी वाकई मेरी सोच है, हाँ। वैसी आए, और एक फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम हो सारा, ताकि फैमिलीज भी हमारी वीडियोस फैमिलीज भी देखती हैं। तो ऐसा हम बना रहे हैं। मुझे ये बता दें कि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, कंटेंट से लेके आपकी टीम में कितने लोग हैं और क्या क्या काम सब लोग करते हैं? इस वक्त हमारी टीम में ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग हैं। अच्छा। क्योंकि हमने साथ एक वर्टिकल स्टार्ट किया एकेडमी का भी एज वेल, मैं पढ़ाता भी ऑनलाइन साथ साथ। तो वहाँ 6-7 लोग अलग हैं, 5-6 लोग मेरी टीम में हैं। एक सिनेमेटोग्राफर होता है, एडिटर होता है, एक मैनेजर है, वो क्रिएटिव इनपुट भी देता है। कुछ वीडियोस जो ब्रांड की होती हैं दे टेक टाइम, मे बी 7 डेज 10 डेज, मगर कुछ जो बड़ी स्पॉन्टेनियस वीडियोस होती हैं। लेट्स से मैं यहाँ से अभी वापस जा रहा हूँ, तो आई जस्ट पिक अप माई मोबाइल एंड से कि यार आज मैं सिटी 42 आया था, तो वहाँ तो ऑफिस ही बिल्कुल नया बना लिया इन लोगों ने, मुझे तो पता ही नहीं था लाहौर में भी ऐसे ऑफिसेज है। तो वो वीडियो इट वुड टेक हाउ मच टाइम, लाइक 5 मिनट 7 मिनट, तो वो आप डाल दो, तो जितनी इम्प्रूव वीडियो होती है उतनी चलती है। जैसे अभी मैं दुबई से वापसी में आ रहा था, मैं नया समिट गया था, एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ मैंने वीडियो बनाई दुबई के एयरपोर्ट में, तो इट टुक लाइक 7 मिनट्स और दैट वीडियो हैज़ गॉटन ओवर 2.3 मिलियन व्यूज़। तो इट डिपेंड्स कि कितना। अच्छा, मुझे ये बताएं अब तक के मैक्सिमम व्यूज़ आपके जिस वीडियो को आए हैं, कौन सी वीडियो थी और आपने सोचा था कितने व्यूज़ आ जाएंगे? मैंने ऑनेस्टली तो नहीं सोचा था। इट वाज अ वीडियो अबाउट दिस पाकिस्तानी किड जो कि इंडिया गया था। हम सीरियस स्टोरी टेलिंग भी करते हैं अक्सर। उसको हार्ट का कोई इशू था, वहाँ उसका ऑपरेशन इंडिया में हुआ था, तो वो वीडियो इंडिया में भी सराही गई, वहाँ की न्यूज़ में भी आई, पाकिस्तान में भी रही। अभी तक कलेक्टिवली उसके यूट्यूब और फेसबुक मिलाकर उसके 20 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं हमारे पास। तो उसके बाद एक और वीडियो है, वहाँ हमने एड्स का तज्जिया किया था कि पाकिस्तान और इंडिया के एड्स कितने हैं, उसको 15 मिलियन व्यूज़ हैं। फिर हमारी CSS के ऊपर फ़नी वीडियो है, उसके ऊपर 4 मिलियन व्यूज़ हैं। तो अब मुझे ये बताएं, आप जो कंटेंट बता रहे हैं कैसे क्लिक आपको लगता है ये लोगों को करेगा? लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, ताकि ऑडियंस के हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है, हाँ ये ऐसे हो सकता है, ऐसे पॉसिबल है।
तो फिर आप कनेक्ट कर जाते हो। जब आप फेक करते हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि ऑडियंस भी आपको एक्सेप्ट करे। ऑडियंस आपको तभी एक्सेप्ट करते हैं जब अपनी ओरिजिनलिटी उनके सामने लेके आओ। तो ये मैं अक्सर कंटेंट क्रिएटर से कहता हूँ कि अगर आप बना रहे हो, फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट हो, मोनेटाइजेबल है, आप कमा सकते हो, एट द सेम टाइम जस्ट बी योरसेल्फ। हाँ, अब ये आप वो चीज़ें बता रहे हैं, गाइडलाइंस कि आपकी वीडियोस के लिए क्या होनी चाहिए, एक से दूसरी वीडियो में कितना गैप होना चाहिए, टाइमिंग कितनी मैटर करती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक वीडियो बनाते हुए सोचते हैं कि अच्छा मैंने पहली वीडियो बनाई थी, इतना टाइम आ गया, इतने गैप के बाद मुझे ये अपलोड करनी है, टाइमिंग्स ये होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कितनी मैटर करती हैं? ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, गैप्स इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मगर मैं कहता हूँ कि आपने ऐसा कंटेंट डालना नहीं है जो आप डालना चाहते नहीं। लेट्स से गैप आ गया, आपके पास कंटेंट नहीं है, तो फॉर द सेक ऑफ कंटेंट आप कंटेंट नहीं डाले हुए। आप डालोगे क्योंकि आपको लगता है कि होना चाहिए। चाहे आप एक दिन में 3 आइडियाज आ गए और आपको लगता है एक दिन में तीनों डलने चाहिए, आप डालो। मगर इस तरह ना डालो कि अच्छा 10 दिन हो गए क्या बात करूं। दिस इज़ नॉट हाउ वी फंक्शन। मे बी अगले लोग करते हैं मगर हम ऐसे फंक्शन नहीं करते। हम वो चीज़ डालते हैं जो हमारा विजन है या जो हम चाहते हैं कि जिस तरह लोग हमें देखें। ठीक है, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, सो कभी अपने उस वाली फील्ड में भी आपने वीडियोस बनाई हैं, लोग तो तनकीद भी करते होंगे कि अच्छा ये बड़ा सीरियस प्रोफेशन है, आप इस टाइम अपनी ड्यूटी पे हैं, हॉस्पिटल में हैं, सो आप फ़नी मूड में भी नज़र आ रहे हैं, सो कभी इस तरह की तनकीद का सामना रहा? देखिए, मैं जब यूके था, वहाँ जब मैं काम कर रहा था, क्लिनिकल अटैचमेंट कर रहा था, मालदीव था या पाकिस्तान में था, काम के वक्त तो मैं वीडियोज़ नहीं बनाता। ठीक है, पेशेंट सामने है तो पेशेंट सामने है, या पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से फ्री होके मैं ज़रूर वीडियोस बनाता हूँ। तो वहाँ से फ्री होके तो पेशेंट नहीं है तो वीडियोस बना सकता हूँ मैं, कोई इतना नहीं होता। डेफिनेटली पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड एक परसेप्शन है कि डॉक्टर्स हैव टू बी सीरियस। आई एम हैप्पी दैट आई एम ब्रेकिंग दैट परसेप्शन। लोग मुझे कहते हैं कि हम तो कहते हैं डॉक्टर्स बहुत सीरियस होते हैं, आप हंस क्यों रहे हो। इंसान हूँ मैं, हंस सकता हूँ ना। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन अब मुझे ये बता दें, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन आती है, तनकीद आती है, दोनों बैलेंस में आते हैं, तनकीद को कैसे लेते हैं और अप्रिसिएशन को कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें मेजरली अप्रिसिएशन ही आती है क्योंकि हमारा कंटेंट देन अगेन फैमिली ओरिएंटेड है। हमारा जहाँ हम मेडिसिन से ठीक कर रहे हैं वहाँ हम लाफ्टर से भी ठीक कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो लोग इस बात को सराहते ही हैं और लोगों का ये प्यार है। और जब कोई तनकीद आती है तो मेरा ये मानना है कि आप उसको इस तरह देखो कि आप खुद क्या इंप्रूव कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, तनकीद आ किससे रही है। अगर तनकीद मुझे कोई आम घर में बैठा हुआ 12 साल का जुबैर कर रहा है तो इट डज़ नॉट मैटर। अगर यही मुझे किसी चैनल का CEO कर रहा है तो इट वुड मैटर टू मी कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो ये बहुत मैटर करता है। सही। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये है कि अभी हम अपने कुछ वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। हमने एकेडमी अपनी शुरू की हुई है, हम कॉमेडी क्लब करने लगे हैं और साथ साथ प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रहा हूँ मैं अपना जल्द। कंटेंट तो चल रहा है और एट द सेम टाइम आई विल बी अप्लाइंग फॉर UK इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 6 months। तो वहाँ जाके मेरा स्पेशलाइजेशन का प्लान है। सही। नौजवान टिकटॉकर्स के लिए या जो कंटेंट राइटर हैं, आप इससे बाकायदा कमा सकते हो, चीज़ें आप लेके आ सकते हो। तो आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे इन टर्म्स ऑफ लेट्स से हैप्पीनेस या इन्फॉर्मेशन, और देन योर कंटेंट वुड गेट मोनेटाइज्ड, ब्रांड्स वुड कॉन्टेक्ट यू और आप अच्छा खासा कमा सकते हो और अपने पैशन के थ्रू कमा सकते हो। सो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं, और मेरे ख्याल से इसके लिए इतनी एफर्ट भी आपको पुट नहीं करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में जी आपको मुलाकात कराने वाले हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और फिर आवाज़ के साथ साथ हम इस चीज़ को ज़रूर सराहते हैं कि टैलेंट की हमारे यहाँ कमी नहीं है। बहुत ही छोटे से बच्चे हैं और शौक़ रखते हैं, और शौक़ के साथ साथ ज़बरदस्त आवाज़ भी रखते हैं, जुनून भी रखते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक़ को वो साथ लेके चल रहे हैं। हाशिम अली खान ने हमें ज्वाइन किया है, 7th क्लास के स्टूडेंट है। सो हाशिम को वेलकम भी कहेंगे और हाशिम की खूबसूरत आवाज़ में आपको कुछ गाने भी सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हाशिम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, अभी हमने ऑफ कैमरा सुना भी है गाना, आपको भी सुनाएंगे। हाशिम 7th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, सो सिंगिंग कब से स्टार्ट की? सिंगिंग शौक़ तो मुझे शुरू से है, लेकिन जब मैं 5th क्लास में था तो मैंने अपने स्कूल की तरफ से एक कंपटीशन में हिस्सा लिया, रीजनल कंपटीशन, तो उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। तो तब से मैंने सिंगिंग को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। सही। तो फैमिली ने सपोर्ट किया जब आपने सोचा कि अच्छा मैंने अब सिंगिंग स्टार्ट करनी है? तो पेरेंट्स ने नहीं कहा कि अच्छा आपका तो अभी इतनी छोटी क्लास में हो, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी? नहीं नहीं, मेरा साथ दिया मिलके। हाँ, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताओ, कितना टाइम अपनी सिंगिंग को देते हो? क्योंकि जो ये सीखने वाला मरहला होता है ना, इसमें तो आपको हर रोज़ सुबह उठ के प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। वीक डेज़ में तो मैं मतलब
जब स्कूल से आता हूँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, उस टाइम सिंगिंग कर लेता हूँ। बाकी टाइम मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और जो सैटरडे संडे होते हैं उसमें मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। सिंगिंग टीचर भी है कोई जो आपको जी। बाकायदा सिंगिंग सिखाते हैं? सही। अच्छा, मुझे ये भी बता देना कि क्लास में बच्चे कहते होंगे गाना शाना सुनाओ, और फिर इसके अलावा फैमिली में भी फेवरेट होंगे, सो कैसा महसूस होता है जब कोई कहता है तो फ़ौरन गाना सुना देते? जी, बहुत अच्छा महसूस होता तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा डिले नहीं करेंगे, अब आपको आवाज़ सुना देते हैं हाशिम की, क्योंकि हमें तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ लगी है। हाशिम, मुझे ये बताओ फेवरेट सिंगर कौन है आपका अपना? मेरा जो फेवरेट सिंगर है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब है। अच्छा, अब इतना बड़ा सिंगर मेहदी हसन, और आपकी तो छोटी सी एज है, सो मेहदी हसन ही क्यों डिसाइड किया? क्या आपको खुद बहुत पसंद है? जी, मुझे मेहदी हसन बहुत पसंद है। ये जो आपका स्टाइल है गाने का, जी। ये आपने कैसे, आपको लगा कि आपका ये बेस्ट पार्ट है तो आपको यही गाना गाना चाहिए? मुझे स्टार्टिंग से क्लासिकल वगैरह का शौक था, तो इसलिए मैं ज़्यादा अब ध्यान क्लासिकल पे देता हूँ। क्लासिकल पे तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। सो मुझे बताएं, बीइंग अ सिंगर आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? खाने पीने में भी बहुत एहतियात करनी पड़ती होगी, अब ठंडा गर्म का बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हो? सही। अच्छा, अब ये भी बता दें, कंपटीशन जो आपका हुआ था जिसमें आप जीते थे, कौन सा गाना गाया था? उसमें मैंने चलो ये सोचे नगमा पढ़ा था। हाँ, नगमा पड़ा था। सो कितने स्टूडेंट्स थे और फिर आपकी सिलेक्शन कैसे हुई, आप कैसे जीते? उसमें पूरे पाकिस्तान के सारे स्कूल्स में से ज़्यादा 5 से 6 बच्चे आते थे हर स्कूल से। हाँ, तो और एज आपके वाली सेम थी? जी। सही, ज़बरदस्त। सो अब जब वो कंपटीशन जीते, उसके बाद आपने फील किया कि अच्छा जी अब आपको सिंगिंग करनी चाहिए, सो क्या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और किस तरह से फिर अपना काम जो है वो सीरियस अंदाज में शुरू किया? मैं तो मतलब स्कूल से ज़्यादातर मतलब स्कूल वाले पार्टिसिपेट लेता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन अगर मेरे बाहर भी हों तो मैं कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने APMC में किया था, बट APMC ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, वहाँ भी मेरी 3rd पोजीशन आई थी। सो अगर प्रोफेशनल ट्रैक की तरफ जाना पड़े तो उसके लिए तैयार हैं? जी, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, स्कूल के अलावा आपने बताया कि आपने एक और कंपटीशन में हिस्सा लिया, वहाँ 3rd पोजीशन आई, वहाँ कौन सा गाना गाया था? वहाँ मैंने यही रफ्ता रफ्ता ही करा था। हाँ, और इसके अलावा कौन सा गाना आपको लगता है कि आप बहुत ज़बरदस्त गाते हैं जो आप हमें भी सुनाएंगे? सब माया है। ज़रूर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बड़े मुश्किल गानों का आपने इंतखाब किया हुआ है, सो प्रैक्टिस किस तरह करते हैं? गाने याद किस तरह हो जाते हैं? कितनी देर लगती है एक गाना रेडी करने में आपको? एक दिन में मैं 2 से 3 गाने तो याद कर लेता हूँ, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने एक कमरे में अपने अलहदा बैठ के। मैं हेडफोन लगा के प्रैक्टिस करता हूँ, गाने सुनता हूँ, नाते सुनता हूँ, मैं नाते भी पढ़ता हूँ, और इसी तरह मैं करते करते अभी यहाँ पहुँच गया। घर वाले बैठ के सुनते हैं, पेरेंट्स वगैरह सब हर रोज सुनते हैं मेरे से? ज़बरदस्त। सो सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कौन करता है? मेरे फादर करते हैं। कुछ सिखाते भी हैं घर में, और भी किसी को गाने का जब शौक मैं है? कोई गाना मुझे ना अच्छे तरीके से आ रहा हो तो वो मेरी मदद करते हैं मुझे सिखाने में। घर में और किसको शौक है गाना गाने का? और किसी को नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। फैमिली में भी और किसी को नहीं है? लोग आपसे इंस्पायर भी नहीं हुए कि फैमिली में किसी ने कहा अच्छा जी हाशिम गा रहा है तो अब हमें भी सिंगिंग की तरफ आना चाहिए? अच्छा, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसी तरह से सिंगिंग को कंटिन्यू रखोगे? जी। और कितना टाइम अभी दे रहे हो और आगे का क्या प्लान है? इतने टाइम में इससे ज़्यादा दूंगा, बल्कि मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है बड़े होके। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सिंगिंग को भी आगे कंटिन्यू। सही, पढ़ाई पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। स्टूडेंट कैसे हो? अच्छे स्टूडेंट हो? जी। सही। तो क्लास में टीचर्स तो नहीं कहती कि अच्छा सिंगिंग को कम टाइम दो, पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दो? दोनों को बराबर दो। दोनों को बराबर दो। स्कूल में अगर आप इतने अच्छे चल रहे हैं सो फिर आपके टीचर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं। वो स्टूडेंट जो कि वाकई ही कुछ सीखना चाहते हैं और आपकी तरह टैलेंट रखते हैं, क्या कहना चाहोगे आप उनको? क्योंकि यहाँ पे लोग बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर वो मेहनत भी कर रहे हैं तो किधर जाएं? तो उन्होंने सबसे पहले घबराना नहीं है, अगर मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर उसका फल स्वाब मिलेगा। तो क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो जिनकी एक परफॉर्मेंस गलत हो गया तो वो कहते हैं अब मैं सिंगिंग डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, तो हार नहीं माननी चाहिए, एक काम पे लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। सो जाते जाते आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? पहले तो आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत ही शुक्रिया। इसी तरह से मेहनत करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हमने वाइंड अप की तरफ जाना है, जाते जाते कौन सा गाना सुनाएंगे? राहत फ़तेह अली खान सर का मेरे पास तुम हो। चलें जी, ज़रूर ज़रूर। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप अपनी आवाज़ का जादू जगाते रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।